राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रविवार से दिल्ली में 18 से 44 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। जून में 8 लाख वैक्सीन ही मिलेगी, ऐसा केंद्र की तरफ से कहा गया है। अगर इसी गति से वैक्सीन मिली तो वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। अब दूसरी बात, चिंता की बात। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज्यादा असरदार हथियार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, आम आदमी भी वैक्सीन के इस संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फोन आया, बोली मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने पूछा अम्मा कितनी उम्र है दोनों की? बोली मेरी उम्र 65 साल है, मेरे बेटे की उम्र 35 साल। मैंने कहा अम्मा युवाओं की वैक्सीन तो खत्म हो गई, आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच के बोली अच्छा मेरे वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दे, वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है, मैं तो बूढ़ी हो गई, उसे तो आगे परिवार भी संभालना है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। ये सुन के दिल में बहुत पीड़ा हुई। आज वैक्सीन की कमी की वजह से देश में बेहद मुश्किल हालात पैदा हो गए। अगर देश में किसी पिता, किसी बेटे, किसी भाई, किसी माँ, किसी बहन के सामने ये धर्म संकट है कि वो खुद वैक्सीन ले या अपने परिवार के युवाओं के लिए छोड़ दे, तो इससे ज़्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है।
कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें देश में वैक्सीन की उपलब्धता तुरंत बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को मेरे 4 सुझाव हैं। पहला, भारतीय बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, वो अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने को तैयार हो गई है। देश में वैक्सीन बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं। केंद्र सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाए और उन्हें आदेश दे, उनसे रिक्वेस्ट ना करे, उन्हें आदेश दे कि वे सभी कंपनियां युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से वैक्सीन बनाना तुरंत चालू करें। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन सभी कंपनियों को अगले 24 घंटे में बुलाकर ये आदेश दिए जाएं। मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए। इस वक्त एक एक दिन कीमती है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा सुझाव, सभी विदेशी वैक्सीन, जितनी विदेशी वैक्सीन है, उनको भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। ये भी 24 घंटे में होना चाहिए, इसमें भी बिल्कुल देरी ना की जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं, उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही है? भारत सरकार उनसे खरीदेगी तो ये कंपनियां भारत सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगी और फिर भारत सरकार तो सीधे इन कंपनियों के देशों की सरकारों से बात कर सकती है ना। और भारत सरकार जब इन कंपनियों से बात करेगी तो भारत सरकार तो कई 100 करोड़ की वैक्सीन खरीदने की बात करेगी, तो जाहिर है ये कंपनियां भारत सरकार से कहीं ज्यादा अच्छे से बात करेंगी। तो भारत सरकार को इनसे वैक्सीन खरीद के राज्यों में बांट देनी चाहिए। तीसरा सुझाव, कुछ देश ऐसे हैं, पढ़ने में आ रहा है मीडिया में, कि जिन्होंने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा कर रखी है। उनकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उनको जितनी वैक्सीन चाहिए उससे कहीं ज्यादा वैक्सीन वो स्टोर करके बैठे हैं। उनसे भारत सरकार को वैक्सीन लेने के लिए गुजारिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा सुझाव, ये जितने विदेशी कंपनियां वैक्सीन उत्पादक हैं, उन्हें भारत में वैक्सीन उत्पादन करने की भी तुरंत अनुमति दी जाए। अंत में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। कोरोना की इस लहर में सबसे ज़्यादा युवा जिंदगियों का नुकसान हुआ है, युवाओं की मौत हुई है और दिल्ली में इस वक्त युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर वाई.सी. सिम्हाद्री के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रोफेसर वाई.सी. सिम्हाद्री प्रख्यात शिक्षाविद थे। वे पटना विश्वविद्यालय के 2 बार कुलपति रहे। साथ ही उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। प्रोफेसर वाई.सी. सिम्हाद्री अपने कुशल प्रशासनिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से शैक्षणिक जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिवार तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। चिपको आंदोलन के नेता और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार को निधन हो गया। पर्यावरणविद बहुगुणा पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। यहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार की दोपहर 12 बजे 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बहुगुणा के निधन की खबर मिलते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों समेत अनेक लोगों ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की सदियों पुरानी परंपरा को जोड़े रखा। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में जन्मे बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70 के दशक में गौरा देवी तथा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 26 मार्च 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई थी जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए।
यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गए। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 सालों तक पेड़ काटने पर रोक लगाने का आग्रह भी किया। इसके बाद पेड़ों को काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई थी। पद्म विभूषण तथा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध निर्माण का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया और 84 दिन लंबा अनशन भी रखा था। एक बार उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सिर भी मुंडवा लिया था। टिहरी बांध के निर्माण के आखिरी चरण तक वे उनका विरोध करते रहे। उनका अपना घर भी टिहरी बांध के जलाशय में डूब गया। टिहरी राजशाही का विरोध भी उन्होंने किया और जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह हिमालय में होटलों के बनने और लग्जरी टूरिज्म के भी मुखर विरोधी थे। बहुगुणा मानते थे कि उपभोक्तावादी और दोहनकारी स्वभाव से मनुष्य ने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसको रोकना अति आवश्यक है। बांध, पेड़ काटने व ऐसी अन्य परियोजनाओं से होने वाले नुकसान व आपदाओं से मनुष्य स्वयं प्रभावित होगा और इसे बदलना होगा। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वयं समर्थित बनाना होगा। ग्राम स्वराज के इस उद्देश्य को अपनाए बिना भारत का उद्धार नहीं होगा और ऐसा करने के लिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। संचार क्रांति के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथ में मुजफ्फरपुर की लोकप्रिय विधायक विजेंद्र चौधरी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद मुकुल के साथ पीड़ित परिवारों के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई दवाई, मास्क और जिला कांग्रेस कार्यालय को सैनिटाइजर एवं खाद्य सामग्री वितरण कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। देश में कोरोना महामारी के संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दैनिक कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि अब केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से ज्यादा अधिक मामले आ रहे हैं और 5-10 हजार मामले वाले 6 राज्य हैं। वहीं 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली का नाम शामिल है। पिछले 20 दिनों से देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है और 3 मई को देश में 17.13% सक्रिय मामले देखे गए थे, जो अब घटकर 11.12% हो चुके हैं। वहीं देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। देश में हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.676% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज़्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। हम देखें तो पाते हैं कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 10,000 से भी अधिक रिकवरी डेली बेसिस पर नोट की जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि जहां एक स्थाई पर 3,57,630 रिकवरी केसेस में हैं और उसी तरह से नए केसेस अगर देखें तो पाते हैं कि 2,57,000 हैं, यानी कि रिकवरीज जो हैं वह देश में 1 लाख से अधिक जो हमारे देश में नए केसेस आए हैं उनसे अधिक हैं। साथ ही अगर हम जैसे देखें डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारे मैक्सिमम एक्टिव केसेस एक समय पर यानी कि 10 मई में 37 लाख के करीब थे, जो अब घटते घटते 29 लाख के करीब हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर भी हम करीब 8 लाख से अधिक एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट कर रहे हैं। ऑन ए रेगुलर बेसिस
पिछले 15 दिनों से हम एक डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू केसेस रिपोर्ट पा रहे हैं। 78% केसेस हमारे अभी केवल 10 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड स्प्रेड जहां पर कि एक्टिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं नोट करते हैं। 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब डेली केसेस आए थे, वह घटते घटते अब 2,57,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। ऐसी केवल 7 ही स्टेट्स हैं जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। डेथ में भी एक स्लो बट रिलेटिवली बेटर ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट नोट किया जा रहा है और हम देखें तो पाते हैं कि डेथ्स भी कंपैरेटिवली लिमिटेड स्टेट्स, 6 स्टेट जहां से की अधिक संख्या में नोट की जा रही हैं, वह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली से नोट की गई हैं। ओवरऑल continued efforts at field level in coordination with states and districts, हम देखें तो पाते हैं कि जहां 13 से 19 फरवरी वाले सप्ताह में देश में करीब 6.96 लाख टेस्ट हो रहे थे प्रतिरोज, वह अब बढ़ते बढ़ते औसतन साप्ताहिक दर पर देखें तो बढ़ते बढ़ते अब 19.46 लाख एक वीक में डेली बेसिस पर एवरेज हम कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व मेयर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अवतार सिंह, चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के जिलाध्यक्ष विकेश सेठी सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हिंदूराव हॉस्पिटल में भोजन वितरण किया गया। भारत माता की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन में लगातार जब से कोरोना महामारी का संकट आया है तब से लगातार सेवा का काम कर रहे हैं और 1 महीने से भी अधिक हो गया है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में लगभग 3.5 लाख लोगों को अस्पतालों के बाहर भोजन दे चुके हैं और प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ हिंदूराव हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता लगातार 400-500 जो तीमारदार हैं यहाँ अस्पताल में, जो लोग भर्ती हैं, उनको प्रतिदिन खाना खिलाना, भोजन खिलाना, उनको बिस्किट देना, उनको फ्रूट्स देना, जूस देना, ये हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं विकेश सेठी जी, उनकी टीम है, प्रवीण जी, अवतार सिंह जी, पूर्व मेयर और उनकी पूरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी समर्पण के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल के नाते तो हम काम करते ही हैं, लेकिन हम सेवा का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी के इस संकट के समय सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली वासियों को जिसकी ज़रूरत है वो है उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, उनको ज़रूरत के चीज़ें मुहैया कराना। ये काम पार्टी कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में। ब्लैक फंगस से पैनिक क्रिएट ना हो, इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार को करनी चाहिए। उनके मरीजों का सही उनका एडमिशन हो, इलाज हो, इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार करे। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके आदेश पर संगठन ही सेवा है, सेवा ही संगठन है। आज 36वें दिन हमारी पूरी टीम हिंदूराव हॉस्पिटल में और क्षेत्र में विभिन्न जगहों के ऊपर भोजन की सेवा कर रही है। हम और हमारी टीम पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। जहाँ से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है डॉक्टर से बात करवाते हैं, किसी को इलाज की होती है तो इलाज करवाते हैं। हर तरीके से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं और आखिरी दम तक हम लगेंगे यहाँ पर, जब तक भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी। जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन हुआ था हमारे कार्यकर्ताओं की एक टीम बनी। पिछले कोरोना काल में भी हमारे उस समय ये योगेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष थे, तब भी ये काम कर रहे थे। पूर्व मंडल अध्यक्ष होने के बाद भी महिलाएं नहीं निकलती हैं, लेकिन उसके बाद भी मीनाक्षी जी, बीमा जी, मैं स्वयं, हम रेगुलर भोजन की व्यवस्था हो, चाहे चाय की व्यवस्था हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे क्षेत्र में सैनिटाइज कराना हो, हमारे अपने जो पूर्व महापौर है अवतार जी के सहयोग से तो रेगुलर सैनिटाइज का काम भी हो रहा है, भोजन वितरण का काम भी हो रहा है। तो मैं इन सब का हृदय से हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरह की संकट की घड़ी में अपने भारतवासियों के साथ खड़े हैं। जय भारत। दिल्ली प्रदेश भाजपा सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में अपने भाजपा टीम के साथ अशोक गोयल उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश राजन तिवारी उपाध्यक्ष, वासु रूखर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, सुरेंद्र कुमार युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता, राजेश चौरंगी युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता और नीतीश राजपूत कार्यकर्ता सहित राम मनोहर अस्पताल में भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया।
देखिए, ये भोजन जो वितरण जो है पिछले 15-16 दिन से जो है हम लोग हर रोज़ सुबह और शाम में भोजन वितरण करते हैं। और आज जो है हमारे इस भोजन वितरण में जो है माननीय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए हुए थे, राजन तिवारी जी हमारे उपाध्यक्ष जी आए हुए थे और अशोक गोयल जी आए हुए थे। तो आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में और बासु भाई थे हमारे साथ और युवा मोर्चा का तमाम साथी। तो तकरीबन पिछले 16 दिन से हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। जो कोविड पेशेंट हैं उनके अटेंडेंस के लिए हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। हम लगातार भोजन तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमने एक मुहिम भी चलाई हुई है जिसमें किसी को अगर दवा की ज़रूरत है, जो आदमी सक्षम नहीं है और पैसे से दवा नहीं खरीद सकता, उसके लिए हम दवा का अरेंजमेंट करा देते हैं। किसी भी प्रकार से मतलब पैसे नहीं हैं पेशेंट के पास, तो जो हमें दवाई दिलानी होती है हम उन्हें दिला देते हैं। और भोजन तो हमारा निरंतर रूप से जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलता रहेगा। 2021 में भारत जहां कोविड-19 से युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण के नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। चाहे वह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हो या ऑक्सफोर्ड की खोज कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से उत्पादित किया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन जो कि विश्व की धरोहर है, उसकी खोज भी प्राचीन भारत में हुई है। भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश बनने की दिशा में है जहां 2 विभिन्न टीकों का एक साथ सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में चेचक की महामारी के बाद भारत के विद्वानों को यह विश्वास हो गया कि एक बार किसी को चेचक होने पर दोबारा नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जिसे आज की भाषा में इनॉक्यूलेशन कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे भारत के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पतन के कारण इस पर अधिक काम नहीं हो पाया। लेकिन पश्चिम में एडवर्ड जेनर, जिन्हें वैक्सीनेशन का पिता कहा जाता है, उन्होंने काउपॉक्स पर अध्ययन कर इसके और चेचक की समानता का पता लगाया और 1798 में अपनी खोज को दुनिया के सामने रखा। इस खोज के 4 वर्ष के भीतर ही 1802 में भारत की पहली वैक्सीन एनाडेस्टहॉल को लगाई गई, जो उस समय 3 वर्ष की थी। 1850 तक वैक्सीन कंपाउंड का आयात भारत ब्रिटेन से करता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक वैक्सीन मटेरियल की खपत बढ़ने के साथ भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता गया। इस बीच कोलेरा महामारी के कारण डॉक्टर हैफकिन को भारत की सरकार ने बुलाया, जिन्होंने बम्बई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में भारत की पहली वैक्सीन रिसर्च संस्था की स्थापना की, जिसे आज हैफकिन लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश के कसौली में CRI, दक्षिण भारत के कन्नूर में PII की स्थापना की गई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध और इसके साथ हुई इन्फ्लुएंजा महामारी में कई भारतीय मारे गए। इसने टीकाकरण को सुलभ बनाना भारत सरकार के लिए अनिवार्य कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की इस कोशिश को काफ़ी धक्का पहुंचाया। हालांकि 1947 तक भारत चेचक के टीके में आत्मनिर्भर हो गया था, लेकिन अन्य बीमारियों के टीके के लिए वह लाचार था। इस समय हुए बंटवारे और युद्ध के बीच भारत में मलेरिया के कई लाख केस आए और 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय भारत की मदद कनाडा के रेड क्रॉस ने पेनिसिलिन के 92 केस देकर की थी और इसे गर्व की बात ही कहेंगे कि आज 74 साल बाद भारत कोविड के 5 लाख टीके कनाडा को देकर अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल रहा है। पंडित नेहरू और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने भी वैक्सीन की सॉफ्ट पावर को समझा था और आज़ादी के बाद भारत में वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ा और कई सालों तक भारत ने चेचक के टीके अपने पड़ोसी देशों को भी उपलब्ध कराए। 1971 तक भारत में 19 सरकारी और 12 प्राइवेट वैक्सीन उत्पादक प्रणालियां स्थापित हो चुकी थी और पोलियो व अन्य बीमारियों के टीके भी भारत ने ईजाद बाद में किए। इनके बल पर भारत कुछ ही सालों में खुद को पोलियो मुक्त और चेचक मुक्त घोषित कर पाया और एक मजबूत टीकाकरण तंत्र बनाने में भी सफल रहा। आज जब भारत फिर से एक नई महामारी से जूझ रहा है, इस समय भारत को अपनी पुरानी सफलताओं से सीख लेकर नए तरीके निकालने होंगे ताकि आज़ादी के पहले जैसी त्रासदी दोबारा ना हो और कोई भी भारतवासी बीमारी के कारण अकाल मृत्यु को ना प्राप्त हो। श्री कृष्ण गांव सेवा केंद्र के मोनू गौ सेवक हिना की कहानी भी निराली है और इनका कार्य भी काफी सुंदर है और जो कार्य कोई नहीं कर सकता, सरकारी अमला नहीं कर सकता, वह कार्य मोनू भाव सेवक करके दिखा रहा है। भीषण बरसात के दौरान जो गाय नाले में गिर जाती है या बीमार पड़ जाती है, उन्हें रेस्क्यू करके अपने गौशाला ले जाकर उनका इलाज करके ठीक कर देना ही इनका काम है। पिछले दिनों मूसलाधार हो रही बारिश में नगलीपुड़े गांव
जिंदपुर इत्यादि जगहों पर कई गाय नाले में गिर गई और चोटिल हो गई थी। स्थानीय लोगों ने मोनू गौ सेवक को इसकी जानकारी दी। इस प्रकार से इस नेक कार्य को मोनू गौ सेवा के अपनी पूरी टीम के साथ लगातार अंजाम दे रहा है। ये अपने राणा जी भाई हैं, इन्होंने इस गौ माता के बारे में हमें जानकारी दी। भगवान इसको खुश रखे और इस गौ माता को भाई जल्दी स्वस्थ करे। जय गौ माता। गाय माता के बारे में सुबह कॉल आई थी कि भाई एक अंधी गौ माता है, उसको चोट लग रही है बहुत और नाले में पड़ी है। हाँ, नंगली पुना से फोन आया था। राणा भाई जी हैं एक, उन्होंने फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे गाय की दिक्कत है, तो हम सुबह पहुंच गए थे। और भी भाई आ गए थे, स्वरूपनगर से भी आ गए थे कुछ, एक भाई अलीपुर से भी आ गया था। जाके फिर उसको हम उठा लाए थे। हाँ, हॉस्पिटल भेज दिया भाई जी। हाँ, काफ़ी दिक्कत में थी इसलिए हॉस्पिटल भेज दिया। अंधी गौ माता थी। और हाँ, इनके लिए ये कहूँगा कि भाई जिसने भी ये छोटी गलत किया, ऐसा जो भी गौवंश रख रहा है, कोई भी भाई ऐसा ना करे कि गाय माता को ऐसे ही छोड़ दे। बहुत बुरी दशा हो जाती है, बीमार हो जाती है, चोट लग जाती है। सभी भाइयों से यही निवेदन है कि कोई भी भाई अपने गौवंश को ऐसे बेसहारा न छोड़े, क्योंकि इनकी ऐसी दुर्दशा और अपने धर्म का मजाक उड़ाए। आज देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार के साथ अनेकों संस्थान इस महामारी से बचाव के उपायों में लगे हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया क्लब परिवार व संस्थाओं के सहयोग से पीतमपुरा के सीयू ब्लॉक में महाराजा अग्रसेन निशुल्क क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर की स्थापना की है, जहां कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं निशुल्क दी जा रही हैं। और इसी कड़ी में पश्चिम बिहार के महाराजा अग्रसेन भवन में एक परिवार ने मानवता की सेवा के लिए महाराजा अग्रसेन निशुल्क ओपीडी की स्थापना की है। एनआईसी के संस्थापक प्रधान रवि गर्ग महमिया ने बताया कि यह ओपीडी उन गरीब लोगों की मदद करेगी जो कोरोना के बाद स्वास्थ्य को लेकर परेशान है व अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। इन दिनों डॉक्टरों के खर्चे नहीं उठा सकते। महमिया ने कहा कि यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यह ओपीडी रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा करेगी। एनआईसी परिवार हमेशा ही सेवा कार्यों में अग्रसर रहा है। लोगों को खाना, राशन, पक्षियों के लिए दाना पानी और गौवंश की सेवा में हमेशा आगे रहा है। वहीं पवन मित्तल ने बताया कि आज सरकार के साथ अग्रवाल समाज भी सेवा कार्यों में पीछे नहीं है। उप प्रधान आशुतोष गोयल ने बताया कि दिल्ली में किसी भी मरीज को बिना इलाज व दवाइयों से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और एनआईसी परिवार के सभी सदस्य तन्मयता से सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर संस्था के प्रधान रवि गर्ग महमिया के अलावा महामंत्री प्रवीण हीरावाला, निगम पार्षद विनीत वोहर, निगम पार्षद नीरज गुप्ता, क्षत्रिय एसएचओ दिनेश गुप्ता, राजकुमार गर्ग, मयंक गुप्ता, सरिता मित्तल आदि उपस्थित रहे व नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित रहे। देश में कोरोना के 2,57,000 नए मामले, वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 4,194 लोगों की मौत। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 1 जून से शुरू होगा अनलॉक। एयर इंडिया पर बड़ा साइबर अटैक, लीक हुई 45 लाख यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड की जानकारियां। हरियाणा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, कोरोना मरीजों की तरह रखा जाएगा रिकॉर्ड। पूर्व सीएम कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाली टिप्पणी से बढ़ा विवाद, बीजेपी ने बयान का किया विरोध। कोविड-19 की दूसरी लहर में 420 डॉक्टरों की हुई मौत, आईएमए ने दी जानकारी। लद्दाख में आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 रही। कभी भी चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास, ओडिशा ने कई जिलों को किया अलर्ट। खूनी संघर्ष के 11 दिनों बाद इजराइल के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करेगी अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियां। दिल्ली एनसीआर में सुहाना मौसम, आज फिर हल्की बारिश की संभावना। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम